इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार 4 अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें आईएएस विनय चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम सुधीर कुमार दास को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सभी को गिरफ्तार किया था। आईएएस विनय चौबे जियाडा के रीजनल डायरेक्टर और जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास को कार्मिक प्रशासनिक एवं राज्य भाषा विभाग की ओर से सस्पेंड किया गया है, जबकि संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को उत्पाद विभाग की ओर से निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब घोटाले में पूछताछ जारी है। निलंबित उत्पाद आयुक्त से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर राजधानी रांची से, आज भी गजेंद्र सिंह से पूछताछ होगी। तो 2 दिन के रिमांड का आज आखिरी दिन है। कुछ और आरोपियों से पूछताछ होगी। शराब घोटाले में 13 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज किया गया। एसीबी अब मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पूछताछ होनी है और शराब घोटाले में पूछताछ लगातार जारी है। निलंबित उत्पाद आयुक्त से पूछताछ जारी है। आज भी गजेंद्र सिंह से पूछताछ होगी। 2 दिन की रिमांड का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, शराब घोटाले से ये जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, पूछताछ जारी है और आज भी पूछताछ होगी। आज आखिरी दिन है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पे? बिल्कुल, खास तौर से अगर बात की जाए तो कल हुई गजेंद्र सिंह से पूछताछ, जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त के पद पर पदस्थापित थे, जिन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया, उन्हें कल रिमांड पर लेकर होटवार से पहुंचा गया था और उनसे कई सवाल जो है वो पूछे गए। हालांकि तमाम सवालों के जवाब पर वो ज्यादातर सवालों पर गोलमोल जवाब देते नजर आए, तो वहीं कई सवालों से बचने की भी कोशिश की। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो शराब नीति में जिन 2 कंपनियों जिनके बैंक अकाउंट फर्जी निकले हैं, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए कि आखिर बैंक गारंटी की क्यों नहीं जांच की गई, आखिर नियमों को ताक पर रखकर इन 2 कंपनियों को क्यों आवंटित किया गया टेंडर। इन तमाम चीजों के सवाल पूछे गए, तो इन सवालों से उन्होंने बचने की कोशिश की और उन्हीं सवालों को लेकर आज फिर जो पूछताछ का सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू होगा, क्योंकि जवाब आना अभी बाकी है और इन जवाबों के इंतजार में फिलहाल एसीबी भी है, क्योंकि केस की गुत्थी सुलझाने को लेकर कई जो जानकारियां एसीबी के पास हैं कि इन कंपनियों के माध्यम से करोड़ों की उगाही की गई है और इन पैसों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं स्वयं को की संपत्तियों को अर्जित करने के लिए किया गया है। तो इसे लेकर जो पूछताछ का सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा। जी ठीक है, आप ओम प्रकाश नजर बना के रखिए, अपडेट आप सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रिम्स के पेइंग वार्ड में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के पास एसीबी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले मामले में एसीबी को विनय कुमार चौबे से पूछताछ के लिए 2 दिन का रिमांड मिला है। आज रिमांड का आखिरी दिन है और कल विनय कुमार चौबे से पूछताछ नहीं हुई थी। आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसीबी को चाहिए और उसके जवाब को टटोलने की कोशिश एसीबी की टीम लगातार कर रही है, पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले मामले में एसीबी को विनय कुमार चौबे से पूछताछ के लिए 2 दिन का रिमांड मिला है और आज रिमांड का आखिरी दिन है। कल विनय कुमार चौबे से पूछताछ नहीं हो पाई थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हजारीबाग से, जहां नकली पनीर के रैकेट का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग और सदर एसडीओ के नेतृत्व में नगवा टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की जांच की गई, जहां एक बस से 4000 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। बिहार के मनेर और बख्तियारपुर से नकली पनीर लाकर के हजारीबाग और रांची के बाजार में खपाया जाता था। खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी किसी ने सूचना दी, जिसके बाद बिहार से आने वाली गाड़ियों की जांच शुरू की गई। नकली पनीर की बाजार में अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है और इस कार्रवाई के बाद नकली पनीर और खोया खपाने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का यह कहना है कि जिसे भी नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थ की जानकारी मिले वो बिना डरे इसकी सूचना दे। विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा।
हम लोग जब इसको जांच में आयोडीन से जांच किए, सारे में स्टार्च की मिलावट है और इसके कंजम्पशन से क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में अगर इसका कंजम्पशन डेली बेसिस पे या कुछ टाइम के लिए किया जाएगा तो उसके किसी का लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, इवन कि आपको कैंसर होने की भी संभावना रहती है। उसको मद्देनज़र हम लोग का ये एक्शन हुआ है। लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि बसों में बंगाल और बिहार से जो है नकली पनीर का परिवहन हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक संयुक्त टीम गठित की थी, जिसमें हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब प्रकाश गोगी जी, हमारे रोड सेफ्टी मैनेजर संतोष सिंह, MVI बिरसू सिंह और कोर्रा थाना के सभी पुलिसकर्मी लोग के सहयोग से रात भर छापामारी चली और जिस पे अभी जो है लगभग 4000 केजी पनीर जो है नकली पनीर वो जब्त किया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और हजारीबाग SDO की संयुक्त पहल से नकली पनीर का भंडाफोड़ हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो पनीर है एक बस के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिले से इसे हजारीबाग और रांची भेजने की तैयारी चल रही थी और उसके बाद जिस तरीके से गुप्त सूचना यहाँ के SDO को लगी, यहाँ के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को लगी, उसके बाद उन्होंने एक कड़ी वहाँ जाँच अभियान चलाई और छापामारी करते हुए लगभग 80 कैरेट और 10 टीना में एक भरा जो है वो इन्होंने नकली पनीर को जब्त किया है। दरअसल अगर इसकी वजन की बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग जो ये इसका वजन है वो 4000 किलो है और अगर एक अनुमानित मूल्य की बात की जाए तो लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जब उन्होंने एक भारी मात्रा में बस से इसे जब जब्त किया और जब जांच की तो जांच में पाया कि यह जो पनीर है बिल्कुल मिलावट वाली है, यानी हम कह ले कि नकली पनीर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है स्वास्थ्य के लिए काफी यह हानिकारक माना जाता है यह पनीर। जब हमने यहाँ के SDO से बात की, यहाँ के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि आगे जो है उसके तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जो इस सिंडिकेट में शामिल है और उसके बाद जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी नगर निगम के जो है यहाँ पे जो कर्मचारी है उनके द्वारा इसे डिस्ट्रॉय भी करने का काम किया जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी बीच बड़ी खबर जामताड़ा से सामने आ रही है, जहां पाल बगान के पास धनबाद से दुमका जा रही बस में अचानक से आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूद करके अपनी जान बचाई है। बस पर कुल 30 यात्री सवार थे। एक यात्री बस से कूदने के दौरान गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। आपको बताया ये जा रहा है कि गर्मी और इंजन में गड़बड़ी के कारण बस में आग लगी थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों ने बस में लगी आग को बुझाया, बाद में इंजन में गड़बड़ी को ठीक किया और उसके बाद यात्री दुमका के लिए रवाना हुए। और इंजन से बहुत धुआं मारने लगा। धुआं मारने में सारे पैसेंजर जो भी बस में चढ़ रहे थे सब घबरा गए। सब लोग अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग तो खिड़की और बस से कूदने लगे, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर भागने लगे। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने यहाँ पहुँचा तो उसके बाद ड्राइवर से पता चला कि बस में ही कुछ त्रुटि थी। तो बस मालिक से ये आग्रह होगा, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आप जो भी रोड में बस चलाते हैं उनका आप मेंटेनेंस सही कीजिए। मेंटेनेंस के कारण यहाँ इस तरह घटना घटा। और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से भी सामने आ रही है, जहां मरुमखेला गांव में हाई टेंशन तार की चोरी करते 6 चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को उसे सौंप दिया गया। चोरों के पास से एक कार, एक पिकअप वैन और 2.5 क्विंटल बिजली के तार को बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी कार और पिकअप लेकर के मरुमखेला और चिरगांव के बीच में देर रात हाई टेंशन तार को काट कर ले जाने की तैयारी में थे। तभी गांव वाले जग गए और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने यह बताया है कि वो इलाके में लंबे समय से बिजली के तार की चोरी कर रहे हैं। और देखिए सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरायकेला में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना ने एक बार फिर से कमबैक कर लिया है और अब एक महिला सरायकेला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जमशेदपुर के नर्सिंग होम में इनकी जांच हुई थी। अलर्ट मोड पर अब स्वास्थ्य विभाग चला गया है। संपर्क में आए लोगों की भी जांच अब शुरू कर दी गई है। दिल्ली से सरायकेला आई थी महिला, तो सदर अस्पताल में इलाज जारी है। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबर आपको इस वक्त सरायकेला से बता रहे हैं, जहां कोरोना ने एक बार फिर से वापसी कर दी है। और हालांकि इस बार का जो वेरिएंट है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं उस गाइडलाइंस का इस्तेमाल फॉलो उसे करना चाहिए। गाइडलाइंस जो आप खुद की सावधानी के लिए बरत सकते हैं, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। और आज रांची में 16वें वित्त आयोग की बैठक होने वाली है। झारखंड के मंत्री अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सरकार वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां हर सेक्टर में मिले पैसों का हिसाब आज देने वाली है। सरकार हर सेक्टर के लिए मांगेगी पैसा। केंद्रीय अनुदान बढ़ाने की मांग भी राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी, तो अनुदान राशि घटाने का मुद्दा भी उठ सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिले 16,000 करोड़ और दिसंबर तक झारखंड को मिले हैं 4,808 करोड़ रुपए, तो बकाए 12,000 करोड़ की डिमांड होगी और अगले 5 साल का रोड मैप सरकार रखेगी। सोलहवें वित्त आयोग की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वित्त आयोग की टीम 2 दिन पहले ही रांची पहुंच चुकी है। हालांकि कल देवघर में इसकी बैठक भी हुई थी और आज रांची में वित्त आयोग की अलग अलग बैठक होने जा रही है। हम इस समय होटल रेडिसन ब्लू में हैं, जहां आज सुबह 10 बजे से बैठक का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। 10 बजे ये जो बैठक है ये अर्बन बोर्ड यानी शहरी निकाय और आपको चैम्बर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। 12 बजे मुख्य बैठक है। 12 बजे यह बैठक जो होगी वो राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। उसके बाद 3:30 बजे दोपहर का जो समय होगा मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग का समय होगा, जब मीडिया के सामने तमाम बातों को रखा जाएगा। उसके बाद 3:30 से 5 बजे तक 9 अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ वित्त आयोग की बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक दल अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि पिछले 5 वर्षों में वित्त आयोग की ओर से जो राशि झारखंड को दी गई है उसको लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर 5 वर्षों में अगर आप केंद्रीय अनुदान का जो अंश है उसको आप देखेंगे तो लगातार कम हुआ है, जिसकी ओर से राज्य सरकार की ओर से ये मांग की जाएगी कि अब जो है केंद्रीय अनुदान का जो अंश है उसे बढ़ाया जाए। पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो झारखंड को 16,000 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन दिसंबर तक जो राशि मिली वो मिली आपको 4,800 करोड़ के लगभग, यानी 12,000 करोड़ की राशि अभी भी केंद्र से नहीं मिली है। उसका जो बकाया है उसका मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि वास्तव में अब झारखंड को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि वास्तव में स्पेशल स्टेटस क्यों? क्या केंद्र की ओर से जो राशि दी जा रही है उसका प्रॉपर क्या झारखंड में खर्च किया जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन आज जब वित्त आयोग के साथ बैठक होगी तो तमाम सवालों का जवाब भी मांगने की कोशिश की जाएगी, अपना पक्ष भी उठाया जाएगा, साथ ही जो बकाया राशि है उसकी मांग भी की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और 16वें वित्त आयोग की टीम की बैठक से पहले जेएमएम ने झारखंड के लिए विशेष राज्य की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य के विशेष विकास के लिए विशेष दर्जे के साथ 75% केंद्रांश देने की मांग की है और उन्होंने बकाया राशि के भुगतान का भी मुद्दा उठाया। स्पेशल स्टेट का स्टेटस हमको देना पड़ेगा। हमारे राज्य के बजट और योजनाओं में और केंद्र के बजट और योजनाओं में केंद्रांश कम से कम 75% तक केंद्र का को वहन करना चाहिए और 25% ही राज्य का व्यय। इस ओर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जेएमएम के साथ कांग्रेस ने भी झारखंड के लिए विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग की है और ये कहा कि झारखंड अपने संसाधनों से देश का विकास कर रहा है, लेकिन उसको उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। इस राज्य को आवश्यकता है विशेष पैकेज की। कोई भी मापदंड आप ले लें, हम उस पर खरा उतरेंगे। हम डिजर्व करते हैं, हमें विशेष पैकेज मिलना चाहिए।
झारखंड का एक विशेष योगदान पूरे राष्ट्र के उत्थान और विकास में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राज्य के विकास के लिए, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए शिक्षा बेहतर हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य बेहतर हो सके, इसके लिए वित्त आयोग की टीम से हम आर्थिक पैकेज की मांग भी कर रहे हैं कि हमें राज्य को आर्थिक पैकेज दिया जाए। सत्ता पक्ष की ओर से विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग पर बीजेपी ने सवाल उठाए और ये कहा कि झारखंड को केंद्र से जो राशि मिल रही है उसका तो वो उपयोग कर नहीं पा रही है। जहां तक सवाल है, जो बाकी राशि का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये वाकई में पता ही नहीं चल रहा है कि वो राशि है या नहीं है, या है तो कितनी है। ये इलेक्शन के पहले से ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं कहूँगा केंद्र सरकार किसी की राशि रोक कर नहीं रखती है, और किसी मत में यदि रोकी भी होगी तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसका कोई कारण होगा। तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ बैठकर उसका हल निकालना चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर चाईबासा से सामने आ रही है, जहां झारखंड उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों ने मंगलवार को विस्फोटक लूट मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने यहां करीब 1.5 टन विस्फोटक लूट लिया था। उड़ीसा के राउरकेला में पश्चिमांचल क्षेत्र के डीआईजी ने इसकी जानकारी दी। सारंडा के जंगलों में सक्रिय माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सारंडा जंगल में अभी झारखंड के साथ ही उड़ीसा पुलिस का भी ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी है और सारंडा के जंगलों में सक्रिय माओवादियों को लेकर के हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर में जेडीयू पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेंधमारी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर के अब बयानबाजी तेज हो गई है। बड़ी खबर आज सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बीजेपी और जेडीयू का ये कहना है कि बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी राजनीति रोटी सेकती हुई दिख रही है। जिलाध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के निर्देशों के तहत काम करना ही मेरा दायित्व है। और पार्टी ने एनडीए गठबंधन बनाया, पार्टी ने ही चुनाव जिताया है और जनता का समर्थन हमको भरपूर है। हम चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, जनता के जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरे और सभी आपस के कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल हो, इस नियत से काम करेंगे। निश्चित है कार्यकर्ताओं को टूटना नहीं चाहिए। हम उन कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे कि भाजपा को मुझसे शिकायत है, उसे सक्षम पदाधिकारी मुझसे बात करें या मेरे दल के अपने स्तर के पदाधिकारी से बात करें। ऐसे मामले बातचीत से ही सुलझाए जाने चाहिए। उनको लगता है उनका कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी जनता दल यू में आ गया तो मुँह से जनता दल यू के जिलाध्यक्ष से बात करना चाहिए। वे ठीक नहीं है, हम लोग एनडीए के घटक हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं करना चाहिए। ये तो मामला बातचीत से सुलझना चाहिए ना। खुद ही बोल रहे थे कि कमल ही सिलेंडर है, तो अब कमल सिलेंडर हो रहा है भैया, ये उनका इंटरनल मामला। हम लोग क्या बोले इसमें? हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि आप लोगों को लोगों ने चुना है काम करने के लिए। पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं। जमशेदपुर पश्चिम में विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू और बीजेपी के बीच एक नारा चला था, कमल ही सिलेंडर है और सिलेंडर ही कमल है। मगर हाल के दिनों में दोनों के बीच कहीं ना कहीं दरार बढ़ता दिख रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। मगर वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मगर अब देखना यह है कि क्या ये जेडीयू और बीजेपी के बीच जो नारा चला था वो आने वाला समय में ये दरार खत्म होता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले राजनीतिक घमासान को न्योता देते नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस विवाद को लेकर क्या कुछ आला कमान के नेता जो है वो कदम उठाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। सीएम हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ धाम
गए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने राज्य और देश की खुशहाली की कामना के साथ केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको केदारनाथ से सीएम की दिखा रहे हैं, जहां उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बेटे भी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन केदारनाथ गए हैं। आपको बता दें कि पूरे परिवार के साथ सीएम ने पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही राज्य के और देश की खुशहाली की उन्होंने कामना भी की। और फिलहाल